बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered our topic of speed time graph and distance time graph. पिछले लेक्चर में हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। उनमें मज़ीद हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सेक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें क्या था, व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट तब ग्राफ की शेप किस तरह की होगी, और द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तब क्या शेप होगी ग्राफ की, और द बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तब क्या ग्राफ की शेप होगी। इसी तरह हमने कल 3 एग्जाम्पल्स को भी ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको अच्छी तरह से देखा होगा और उन्हें सॉल्व भी कर लिया होगा, और अब आपको ग्राफ से मुतल्लिक कोई भी मसला नहीं होगा। बेटा, आज हम अपने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। The topic of today's discussion or the lecture is on equations of motion. Equations of motion क्या होती हैं, equations of motion की derivation कैसे करते हैं, how to derive the equations of motion with the help of a graph. बेटा, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो आपको नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप में PDF फॉर्म में, वो भी आप अपने साथ निकाल लें। बेटा, नोट्स में अगर आप पेज नंबर 5 पर आ जाएं तो पेज नंबर 5 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आई है। तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर एक में ही आती है, मतलब ये नहीं होता कि 2 इक्वेशन साथ आ जाएं, एक इक्वेशन आती है। बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि होती क्या, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन की। बेटा, अब हमने इस पूरे जो चैप्टर है उसमें मोशन को डिस्कस किया, ठीक है, और मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया। अब मोशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी, जिसमें डिस्टेंस था, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, डिस्प्लेसमेंट थी, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम इस चीज़ को जब डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे या जब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है न्यूमेरिकल्स में कोई ना कोई फार्मूला या कोई ना कोई इक्वेशन यूज़ होती है, ठीक है। सो अगर तो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो जब मूव कर रही है वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करेगी, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ खास उसकी वेलोसिटी होगी, अगर तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन होगी। अब इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर है, इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ ले आएँ, इनका मिक्सचर बना लें, तो वो आ जाती हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में। वो हमें बताती हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। अब वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफरेंट हैं, ठीक है उनमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस ही, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। वो आप पर डिपेंड करेगा या न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा कि कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी। अब स्टार्टिंग विद इक्वेशन ऑफ मोशन, आर्टिकल नंबर 2.6, पेज नंबर 44। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 हमारे पास बेसिक इक्वेशंस है मोशन की, फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा, जब भी हम फिजिक्स में कोई डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, तो उस डेरिवेशन को करने में हम कुछ सपोजिशन लेते हैं। हम जो डेरिवेशन थ्योरेटिकली परफॉर्म करते हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ या जो बुक पे परफॉर्म हुई होती है, वो एक आइडियल केस की हुई होती है, ठीक है, कि उसमें हम एक आइडियल केस लेते हैं, और आपको पता है आइडियल केस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हम सबको पता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है वो परफेक्ट है, ठीक है, या आइडियल है। कोई भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और हम जो सारे अगर रियल लाइफ में हम सारे हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में कुछ ना कुछ गलतियाँ या खामियाँ मौजूद हैं। इसी तरह बेटा, जब हम डेरिवेशन करने लगते हैं तो हम एक आइडियल केस लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में उसकी बात करते हैं तब हम सपोजिशन नहीं ले सकते। हम एक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक आइडियल केस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कि जिसमें हमारे पास कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ठीक है,
कोई मैस या कुछ इस तरह की लॉसेज नहीं है हमारे पास। हम एक आइडियल यानी कि जितनी हमारी इनपुट है उतनी हमारे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब बेटा मैं इसको पढ़ता हूं। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कल हमने पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर आपको पता हो तो ग्राफ वो होता है बेटा फिगर 2.2342 पेज, जो कि एक स्ट्रेट लाइन हमें शो करती है। जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो शो करती है कि बॉडी पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इस जो हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए करेंगे, वो हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए नहीं करेंगे। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी। इनमें क्या क्या आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी आई वी एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी एंड डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यानी कि इन सब इक्वेशंस में अभी जो हम डिराइव करेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और एस डिस्टेंस। ये 4-5 हमारे पास पैरामीटर्स या क्वांटिटीज इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में आएंगी। उसके बाद टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशन, हम क्या करते हैं जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स में तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसे सिंप्लीफाई कर लें, हम उसे आसान बना लें, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाएं या ज्यादा मुश्किल में ना जाएं, हम उस डेरिवेशन को इजी बनाएं। इसलिए उस डेरिवेशन को बेटा इजी बनाने के लिए हम आइडियल केस को डिस्कस करते हैं या एक आइडियल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ हम सपोजिशंस लेते हैं। जैसे यहां हमने सपोजिशन ली कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ये हमारी एक सपोजिशन है, हम इसको सपोज कर रहे हैं, हम इसे फर्ज कर रहे हैं। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी अज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा हम जो इसमें कंसीडर करेंगे बॉडी को, उस बॉडी के हम मोशन को कंसीडर करेंगे रेक्टिलिनियर। Remember what is rectilinear and curvilinear motion. We have discussed these 2 types of motion in translatory motion, जिसमें मैंने आपको बताया था there are 2 types of translatory motion, rectilinear motion, the motion along the straight line, and curvilinear motion or curvilinear motion along a curve surface या curve path, ठीक है। तो यहां हम curve path को डिस्कस नहीं करेंगे, यहां हम आइडियल केस को डिस्कस करेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। सो ये दूसरी एक सपोजिशन क्या थी कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, एंड द सेकंड सपोजिशन इज बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हेंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। बेटा हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां हम उनकी डायरेक्शन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहां सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये तीसरी सपोजिशन। पहली सपोजिशन क्या थी कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। सेकंड सपोजिशन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड द थर्ड सपोजिशन इज वी आर कंसीडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दीज क्वांटिटीज। अच्छा बेटा अब अगर इसको सॉल्व करना हो, सवाल किस तरह आता है, पेज नंबर 5 नोट्स में आप जाओ, एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बेटा जब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने को आ जाए पेपर में, सेकंड आ जाए या थर्ड आ जाए, इन तीनों में एक स्टेप जो है वो आपने सेम ही रखना है, या एक काम जो है वो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए पेपर में आपने सेम ही रखना है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप नोट्स में देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नीचे क्या है, एक पैराग्राफ है। ये जो बेटा पैराग्राफ लिखा हुआ है कंसीडर से, ये आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के स्टार्ट में लिखना है। एक ये पैराग्राफ और नीचे बेटा ये जो आपके पास ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ और ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशंस में लिखना है आपने। इनकी डेरिवेशन डिफरेंट है, लेकिन ये ग्राफ और ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशंस में आएगा। जैसे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर आपके पास सेकंड इक्वेशन है, उसमें भी ये ग्राफ और आपके पास पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन पेज नंबर 7 पर, वहां भी ये ग्राफ और ये सबसे पहले पैराग्राफ मौजूद है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सप्लेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सप्लेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए बेटा, तो आपने ये पैराग्राफ जो कि अभी मैं पढ़ने लगा हूं और ये ग्राफ जो कि यहां भी बना हुआ है और आपकी बुक और नोट्स में भी बना हुआ है, ये आपने तीनों के साथ लिखना है, चाहे कोई भी इक्वेशन आ जाए।
बाद का जो स्टेप्स हैं, बाद की जो डेरिवेशंस हैं वो तीनों की डिफरेंट है, लेकिन ग्राफ तक तीनों में सेम चीज़ है। अब बेटा हम सबसे पहले जब डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो या डेरिवेशन में कोई डायग्राम या कोई ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के बाद हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, जिसमें पैराग्राफ में हम बताते हैं कि हम ये जो सारी चीज़ें हैं ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ एंड व्हाट इट सेज कंसीडर अ बॉडी। एक बॉडी को कंसीडर करें, कंसीडर का मतलब सपोज करें कि एक बॉडी है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये v नहीं है, बेसिकली आपके पास ये vi है, ठीक है, इसे नोट्स में आप सही कर लें। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, v के नीचे आप i डाल दें, स्मॉल i, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना v, वहां नोट्स में v लिखा है, उसके नीचे vi लिख दें, वो वहां पर मिसिंग है। सो हमने क्या किया, हमने एक बॉडी को कंसीडर किया। मैंने आपको सपोजिशन बता दी थी कि हम स्ट्रेट लाइन में बॉडी के मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है मेरे पास जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये बेटा बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन में एक मूव कर रही है हमारे पास, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा vi, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर, कुछ भी हो सकती है मीटर पर सेकेंड। सो कंसीडर एक बॉडी है हमारे पास जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ये भी सपोजिशन हमने ली थी स्टार्ट में कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी बेटा, वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ था, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यहां यही मैंने शो किया। अब आप में से कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन हो सकता है या उनके माइंड में ये चीज आ सकती है कि व्हाई दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट नॉट दिस पॉइंट। बेटा ग्राफ हमेशा वहां से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जहां से बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट करती है। और बॉडी अपने मोशन को कहां से स्टार्ट कर रही है, जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो यहां ग्राफ में बेटा ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू vi, ठीक है। सो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, vi से उसने मूव करना स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। आगे क्या कहता है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। यहां भी वही मिस्टेक है, यहां v लिखा हुआ है सिंपल, इसके नीचे vf लिख लो, जो कि यहां पर आपके पास vf लिखा हुआ है, उसके नीचे आप v के नीचे f कर ले। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। अब बेटा उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया एट 0 सेकेंड्स, स्टार्ट करती गई और कुछ टाइम के बाद हुआ क्या, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf हो गई और वो रेस्ट पर आ गई। उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी थी। और आफ्टर पासिंग सम टाइम, इसको अब ग्राफिकली रीड करना सीखो, क्योंकि अब आपको ये चीज आनी चाहिए। ग्राफ पर बहुत ब्रीफ मैंने आपको 2 लेक्चर्स दे दिए, ठीक है। सो अब आपको ग्राफिकली रीड करना आना चाहिए कि 0 से उसने स्टार्ट किया अपनी मोशन और टाइम गुजरते 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 एक पॉइंट आ गई, जिसे यहाँ डी मैंने कहा है और ऊपर यहाँ बी, जिस पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, vf, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और उसने एक्सेलरेशन कितनी कवर की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो है बेटा a, जो कि मैंने यहां पर शो की। अब बेटा ये मेरे पास लाइन है जो कि ग्राफ से आई है, मुख्तलिफ वैल्यूज को इंसर्ट करके, जो लाइन है ए बी। अब बेटा ये जो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन आती है, उस लाइन की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, द स्लोप ऑफ द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेटा ये जो लाइन होगी ए बी, इसकी स्लोप होगी आपके पास एक्सेलरेशन ए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एरो लगाया है, एरो आप मिटा दें क्योंकि हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को, हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। सो एक्सेलरेशन ए। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.26 बाय लाइन ए बी, ठीक है बेटा। ये फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है, नोट्स और बुक में भी मेंशन है ये फिगर, ठीक है। अब बेटा वो कह रहा है कि हमने कल पढ़ा था कि हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्यों करते हैं, ताकि हम जो हमारे पास मोशन है बॉडी का, उनको क्या कर सकें, स्टडी कर सकते हैं, उसको क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। सो द मोशन ऑफ द बॉडी, वो यही कह रहा है
कि द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्पीड टाइम ग्राफ। ये किसके दरमियान ग्राफ है? टाइम एक्स एक्सिस और स्पीड या वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। सो द मोशन ऑफ द बॉडी, जिसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए, उसकी मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा बेटा, इसको जब ये पैराग्राफ आप लिख लोगे, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये पैराग्राफ लिखना है और फिर बेटा ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम पे अभी मैं मजीद आता हूं, आगे इसको पढ़ते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। बेटा अब यहां पर हम एरिया को डिस्कस करेंगे या डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो टोटल डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने ट्रेवल किया है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? बेटा वो इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास लाइन आती है, फॉर एग्जांपल बेटा ये मेरे पास लाइन है ए से लेकर बी तक, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैंने बॉडी का टोटल डिस्टेंस निकालना हो उसने कितना ट्रेवल किया है, तो बेटा जो मेरे पास लाइन या जो मेरे पास कर्व आती है उसके नीचे नीचे जितना भी एरिया है, उस एरिया को अगर मैं एडअप कर दूं तो वो टोटल एरिया मेरे पास किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। फिर से इसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने एरिया निकालना, सॉरी डिस्टेंस निकालना हो बॉडी का, कि बॉडी ने उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो ग्राफिकली निकालने का क्या मेथड है? बेटा ग्राफिकली निकालने का मेथड ये है कि जो आपके पास लाइन आती है उसके नीचे, उसके अंडर, ये बेटा ए बी लाइन है, इसके अंडर जितना भी एरिया है, इस एरिया की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, या इस जितने ये एरिया है और एक डॉटेड लाइन से ऊपर एरिया है, एक डॉटेड लाइन से नीचे एरिया, ये सारा एरिया अगर मैं निकालूं तो वो एरिया किसके इक्वल होगा? वो एरिया होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विच इज एस। इसको मजीद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे, ठीक है। सो ये बेटा पैराग्राफ मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से बेटा हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इजीली निकाल सकते हैं। अब बेटा ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, अब मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करने लगा हूं। बेटा ग्राफ में सबसे पहले एक्स एक्सिस है ओ डी, ठीक है, जिससे मैंने ये ओरिजिन है ओ से शो किया, और डी वो पॉइंट है जहां बॉडी ने अपनी मोशन को खत्म कर दिया, जहां बॉडी रेस्ट पर आ गई, वो पॉइंट लिया बेटा डी। तो बेटा ये जो टोटल ओ डी है, ये जो टोटल ओ डी डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है बेटा टाइम के इक्वल। टोटल टाइम जो कि बॉडी ने लिया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, जब उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। बेटा ये है ओ डी, इसको मैंने मेंशन किया है टाइम से। ये एक्स एक्सिस को मैंने किससे मेंशन कर दिया? ओ डी से। ये डिस्टेंस क्या है? ओ डी। उसके बाद बेटा आते हैं हम वी एफ और वी आई पे। बेटा ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है ओ से लेकर बी तक, ओवरऑल जो हमारे पास डिस्टेंस है ओ से लेकर बी तक, या आप इसे इस तरह कंसीडर कर लो, बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक ये बी पॉइंट है और बेटा ये डी पॉइंट है। बी से लेकर डी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो बेटा मेरे पास क्या है इस ग्राफ में? वो है मेरे पास वी एफ। जैसा कि आप यहां से देख भी सकते हो, मैंने एरो हेड से इस चीज को शो भी किया है। ये जो बी से लेकर डी तक ओवरऑल डिस्टेंस है, बी से लेकर डी तक, वो किसके इक्वल है बेटा? वो है फाइनल वेलोसिटी या वी एफ के इक्वल, ठीक है। हमने क्या किया? हमने जो वी एफ है उसे लाइन सेगमेंट के थ्रू शो कर दिया, क्योंकि हमने डेरिवेशन आगे ग्राफिकली करनी है। हमने अपनी आसानी के लिए जो टोटल फाइनल वेलोसिटी है उसकी, उसको हमने बी डी से क्या कर दिया? शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा वी आई। वी आई क्या है बेटा? वी आई है हमारे पास पॉइंट सी, मैंने यहां पर लिया है। ये पॉइंट सी है जहां से बॉडी ने, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली आगे लेता जाऊं तो यहां से बॉडी ने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट किया। यहां से बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। तो बेटा पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, ये जो लाइन सेगमेंट का ओवरऑल डिस्टेंस है, ये बेटा किसके इक्वल है? ये इक्वल है वी आई के, ठीक है। अगर आप देखो यहां से, तो जो ओ ए है, ये पॉइंट ओ से लेकर ए तक और डी से लेकर सी तक, इन दोनों की लेंथ क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों की जो लाइन लेंथ है या जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
तो ये C से लेकर बेटा D तक आपके पास ये क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हमने VF को शो किया था डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टू D, इसी तरह VI है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू D। अगर हम C टू D के पॉइंट्स के दरमियान मैग्नीट्यूड निकाले, वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद B से D की अगर मैं लाइन सेगमेंट की मैग्नीट्यूड निकाल दूं, वो मेरे पास किसके इक्वल होगी, VF के। अच्छा बेटा BC क्या है, ठीक है, BC क्या है, BC क्या है, इसको मैं आप जब सॉल्व करने लगेंगे इक्वेशन को तब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ओवरऑल आपको ग्राफ अब समझ आ गया होगा, ये जो लाइन है A टू B ये किसको शो कर रही है, इसकी जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सीलरेशन को। B से लेकर D तक का डिस्टेंस है VF के इक्वल, C से लेकर D तक का डिस्टेंस है VI के इक्वल, और O से D तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, टाइम के। अब बेटा हम डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये आप नोट्स में भी साथ साथ देखते जाएं, मैंने लिखा हुआ है आपने डायग्राम बेटा बहुत अच्छी तरह बनानी है। डायग्राम के बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन में। आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सही तरह से मेंशन नहीं करते, जैसे वो ये नहीं बताते कि VI क्या है इसमें। जैसे VI मैंने आपको शो करके बताया है विद द हेल्प ऑफ द लाइन कि ये है VI, जैसे उसने बुक में भी आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा गेन इन स्पीड भी आपने सही तरह बतानी है विद द, ये B से लेकर C तक का डिस्टेंस गेन इन स्पीड है, इसी तरह C से लेकर D तक का डिस्टेंस VI है, और O से लेकर D तक का डिस्टेंस है टाइम के। ये बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स लगा देते हैं और इन्हें मेंशन नहीं करते कि ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल है। और इसी तरह ये बच्चे ये लाइन लगा देते हैं और ये नहीं बताते कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करी, ये लाइन एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन AB, अगर मैंने स्लोप निकालनी हो बेटा, स्लोप का कल हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये बेटा किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था बेटा स्लोप का, ठीक है। अब बेटा स्लोप का मतलब था, डेल्टा मैंने आपको बताया था फिजिक्स में वर्ड यूज होता है चेंज के लिए, चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। बेटा अगर मैं AB की स्लोप निकालना चाहूं तो मैं y के डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा किससे बेटा, मैं डिवाइड कर दूंगा x के डिस्टेंस से। मैं y पर 2 पॉइंट्स लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ये मैंने y पर 2 पॉइंट्स ले लिए जैसे कल हमने लिए थे लाइंस अपनी लेक्चर में। सो BC ये किस डिस्टेंस को शो कर रहा है बेटा, ये y एक्सिस के डिस्टेंस को शो कर रहा है। BC y एक्सिस के डिस्टेंस को शो कर रहा है। सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y, यानी कि y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, BC क्या है, y एक्सिस का जो चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है। BC डिवाइडेड बाय OD, BC डिवाइडेड बाय OD, ठीक है। सो BC डिवाइडेड बाय OD, OD क्या है बेटा, x एक्सिस का डिस्टेंस है जो कि मैंने आपको बताया था। सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, BC डिवाइडेड बाय OD। सो ये आ गई हमारे पास बेटा स्लोप। बेटा अब देखें, अगर मैंने BC की लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, अगर मैंने BC की लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको आप मैथमेटिकली देखो या विजुअलाइज इसको करो, अगर ये मेरे पास ओवरऑल लेंथ है बेटा इस लाइन की B से लेकर D तक, ये ओवरऑल लेंथ है बेटा। अगर मैंने ये लेंथ निकालनी हो BC तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ओवरऑल लेंथ है ये B से लेकर D तक, इसको मैं आपको मार्कर से शो कर देता हूं। ये जो बेटा ओवरऑल लेंथ है B से लेकर D तक, ये ओवरऑल लेंथ है। इस लेंथ में से बेटा मैं ये जो CD की लेंथ है, इस ओवरऑल B से लेकर D तक की लेंथ जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल वो लेंथ है बेटा 10, ठीक है, वो लेंथ है 10, ठीक है। वो बेटा जो BD की लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, अगर मैं BC की अगर मैं निकालना चाहूं, यहां हम निकाल रहे हैं BC की लेंथ, ठीक है। BC की बेटा लेंथ अगर निकालनी हो तो क्या होगा, हम जो ओवरऑल डिस्टेंस है BD जो कि बड़ा डिस्टेंस है, बड़े डिस्टेंस से छोटे डिस्टेंस को क्या कर देंगे, या बड़े लाइन सेगमेंट को
छोटे लाइन सेगमेंट से क्या कर देंगे, या बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे बेटा, मैंने ये वाली BC की वैल्यू निकाली है, मैं ओवरऑल जो लाइन है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है BD है, वो उसमें से छोटे लाइन सेगमेंट जो कि क्या है, ये CD, मतलब इस BD में से अगर मैं ओवरऑल में से ये CD हटा दूं तो मेरे पास B से लेकर C तक की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। सो BD माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, BC निकाल रहे हो, BD माइनस CD। ठीक है, समझ आ गई मैंने BC की वैल्यू क्यों निकाली, BC की वैल्यू मुझे चाहिए थी यहां पर। ठीक है, सो BC किसके इक्वल है बेटा, BD माइनस CD। ठीक है, BD माइनस CD। ठीक है, अब बेटा अगर आप BD को देखो तो BD हमारे पास है ओवरऑल जो लेंथ थी, मैंने शुरू में क्या बताया था, किसके इक्वल है बेटा, VF के इक्वल। और बेटा CD मैंने बताया था किसके इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ VI के इक्वल। अब बेटा अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था बेटा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। ठीक है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, ये था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बेटा अगर मैंने VF माइनस VI की सिंपल वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स को मैं लाऊंगा अपनी नॉलेज में, और मैं T को वहां जाकर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। बेटा जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ये रेज हो गया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, गेन इन स्पीड है। बेटा अगर VF माइनस VI ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस है, ये बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल कितनी ज्यादा हो रही है। अगर तो वो पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है बॉडी वेलोसिटी क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। ये जो बेटा एक्सप्रेशन होता है AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, ये VF माइनस VI शो करता है बेटा गेन इन स्पीड को। गेन इन स्पीड को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बेटा इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कम होती है और जब वो फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचती है तो वो अपनी स्पीड को गेन कर लेती है, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये जो डिफरेंस वाली क्वांटिटी आ रही है VF माइनस VI, इसको हम बेटा क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं गेन इन स्पीड। ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है जितना ये ज्यादा होगा उतनी बॉडी की स्पीड ज्यादा गेन होगी। ठीक है, जितना इनके दरमियान डिफरेंस आपके पास ज्यादा आएगा उतनी गेन स्पीड ज्यादा होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी बेटा आपके पास आई 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। एक ये डिफरेंस आया, ये गेन इन स्पीड आई। एक बेटा मैं कहता हूं बॉडी ने अपनी वेलोसिटी स्टार्ट की, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 है और फाइनल वेलोसिटी बेटा उसकी हो गई 7। अब 10 नहीं हुई, अब 7 हो गई, तो फाइनल 7 माइनस इनिशियल 5, अब आंसर क्या आया है 2। अब गेन इन स्पीड का आंसर कम आया, पहले गेन इन स्पीड का आंसर ज्यादा आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब यह कि जितना इसका आंसर ज्यादा आएगा उतनी गेन इन स्पीड ज्यादा होगी। अब अगर आप बेटा ग्राफिकली इस चीज को देखो तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये अभी यूज होना है हमारा। अब बेटा ग्राफिकली इसको अगर आप देखो तो ये जो BC है आपके पास, ये क्या डिस्टेंस आ रहा है, BD माइनस CD, और BD माइनस CD क्या है, VF माइनस VI। और मैंने अभी इक्वेशन के जरिए आपको बताया VF माइनस VI किसके इक्वल है, गेन इन स्पीड या AT के। तो मैं B से लेकर C तक के डिस्टेंस को कह सकता हूं गेन इन स्पीड, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि B से लेकर C तक का डिस्टेंस है VF माइनस VI विच इज इक्वल टू द गेन इन स्पीड इज इक्वल टू AT। अब बेटा स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाल ली BC ओवर OD। BC की मैंने आपको बता दी मैंने कैसे वैल्यू ली, BD माइनस CD, ठीक है, डिवाइडेड बाय OD। अब बेटा फ्रॉम द ग्राफ से, अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ये लाइन सेगमेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये लाइन सेगमेंट फाइनल वेलोसिटी और ये लाइन सेगमेंट टाइम को शो कर। अब इसको देखते हैं बेटा, BD जो है, BD किसको शो कर रहा है, BD बेटा शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। BD ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट की लेंथ, और स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कंप्लीट लाइन सेगमेंट की लेंथ किसको, BD शो कर रही है फाइनल वेलोसिटी VF। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिख दिया। CD क्या है बेटा, CD है इनिशियल वेलोसिटी VI, वो भी मैंने आपको बता दी थी कि जो C से लेकर D तक का लाइन सेगमेंट है ये VI को शो कर। तो CD और BD की जगह हम लिख सकते हैं VF,
सी डी की जगह हम लिख सकते हैं वी आई। इसी तरह बेटा ओ डी जो था, ओ डी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है बेटा, टोटल टाइम टी के। ओ डी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, टोटल टाइम टी के। सो ओ डी की जगह मैं लिख सकता हूं स्मॉल टी। अब बेटा मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। अब बेटा आपको पता है जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्सीलरेशन को। या आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह मैं एक्सीलरेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको आप एरो हेड हटा दें क्योंकि हम ये आपको समझाने के लिए मैंने लगाए थे, लेकिन अब हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम ये एरो हेड्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, इनको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगर वैल्यूज पुट करूं, ए बी की जगह बेटा आ गया ए, ठीक है, ए बी की जगह आ गया ए, बेटा वी एफ की जगह बी डी की जगह क्या आ गया, बी डी की जगह बेटा आ गया वी एफ। इसी तरह बेटा सी डी की जगह क्या आ गया बेटा, सी डी की जगह आ गया वी आई, ठीक है। और बेटा टाइम की जगह ओ डी की जगह क्या आ गया आपके पास, ओ डी की जगह आपके पास आ गया टाइम। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने जो लाइन सेगमेंट्स आए थे बी डी सी डी ओ डी, उनकी जो ग्राफ से वैल्यूज थी वो पुट कर दी, बी डी वी एफ के इक्वल, सी डी वी आई के इक्वल और ओ डी टाइम के इक्वल, सिंपल पुट कर दी। अब बेटा ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन गया, लेकिन बेटा अभी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनी, हमें थोड़ी सी रीअरेंजिंग करनी है। कैसे रीअरेंजिंग करेंगे, हम टाइम को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब बेटा वी आई यहाँ माइनस हो रहा है, जब मैं उसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइनल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकला है या जो इक्वेशन निकली है वो है वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस, ये रेज हो गया यहां से, वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, हमने सिंपल रीअरेंजिंग किया है, टाइम को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी को इधर लाकर प्लस कर दिया। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेटा इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे हमने करनी है लेकिन मैं आपको यहां एक एग्जांपल देता हूं। वो कहते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा जब कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पर है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो। वो कहता है आफ्टर 2 सेकेंड्स या आफ्टर 5 सेकेंड्स कर लेते हैं, आफ्टर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी, या चलें वेलोसिटी नहीं हम कहते हैं, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स एक्सेलरेशन इज, हम कह देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, वो हमसे कह रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो इसकी क्या होगी। अब बेटा अब मैं जब इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने पढ़ी होंगी, मैं जाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, मैं देखूंगा उसमें मेरे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं जो इस डेटा के हवाले से हैं। मैं देखूंगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आ गई, ये तो फैक्टर पहले ही कैंसिल हो गया। फिर मैं देखूंगा मेरे पास एक्सीलरेशन है, बिल्कुल है, या एक्सीलरेशन आ गई। उसके बाद मैं देखूंगा टाइम है जी, टाइम बिल्कुल है, टाइम भी यहाँ आ सकता है। इसका मतलब इक्वेशन की एक साइड वाली वैल्यूज मेरे पास एक्सीलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। वी आई वैसे जीरो है, मैंने वी एफ निकाल ली, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। अभी हो सकता है आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छी तरह से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सो बेटा ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पेज नंबर 6 ऑफ नोट्स। बेटा अब मैंने पहले जैसे बता दिया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी आए, आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो कि फर्स्ट इक्वेशन में यूज हुआ है और ग्राफ ये सेम बनाने हैं, उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, तीनों इक्वेशंस में आपने ये दो चीजें लाजमी बनानी है, ठीक है। सो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने एक दफा बनाया हुआ है और वो ग्राफ आपको समझा दिया और वो पैराग्राफ भी समझा दिया है, इसलिए अब मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। सेम वही है, सारा ग्राफ हमारे पास वही है, और वो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है कंसीडर वाला पैराग्राफ वैसे ही आपने लिख देना, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हमने टोटल डिस्टेंस बताना हो ग्राफिकली क्या है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं जो लाइन आती है ग्राफ से मेरे पास या कर्व आती है उसके अंडर वाला एरिया मैं निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, अगर आप इस जो फिगर है, इस ग्राफ है, इसे ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से, तो मेरे पास इनमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं O A B C D। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। इन स्पीड टाइम ग्राफ में द टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस s, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी ट्रेवल करेगी, इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। मतलब OABD, इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया की हम वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेशन से, और जो टोटल एरिया की वैल्यू होगी वही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। दोबारा बेटा इसको देखते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये जो एरिया है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे OABD। बेटा अगर आप इस शेप को देखो तो वैसे तो ये शेप एक ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम क्या होती है वो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी शेप को डिवाइड कर लूं दो पार्ट्स में, तो मेरे पास बेटा दो शेप्स बन रही हैं। एक शेप बेटा मेरे पास बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक बेटा ये ट्रायंगल बन रही है। जो ट्रायंगल कौन सी है, ABC। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये जो डॉटेड लाइन है इसको भी एक सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। बेटा एक ये शेप बन रही है जो कि मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। इस ओवरऑल एरिया में जो कि OABD है, इसमें दो शेप्स आ रही हैं। एक शेप बेटा निकल रही है ट्रायंगल की। बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो सकता है आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए तो मैं आपको बता देता हूं। बेटा जो ट्रायंगल होती है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने यहां भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि जो उसकी बेस की वैल्यू होगी, बेस क्या है बेटा, बेस होती है, आपको पता है बेस यहां पर कोई भी चीज को हम खड़ा करते हैं, जैसे कोई इमारत हम या बिल्डिंग बनाते हैं उसकी एक बेस होती है, जमीन से उसको बेस बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना उसको। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो तो बेटा जो AC है, AC लाइन सेगमेंट जो है ये क्या है बेटा, बेस ऑफ द ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ABC है, इसकी बेस क्या है बेटा, AC। ठीक है, अब बेटा AC को अगर आप देखो तो जो AC है और OD है, ठीक है, दोनों की जो लेंथ्स हैं वो सेम है। इसका मतलब AC इज इक्वल टू OD, AC इज इक्वल टू OD। बेटा OD की वैल्यू क्या है, टाइम है। जब AC इज इक्वल टू OD है, जब OD टाइम के इक्वल है तो AC भी किसके इक्वल होगा, टाइम के इक्वल। सो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस, और बेस की वैल्यू क्या है, टाइम, मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट ऑफ द ट्राइंगल बेटा ये थी बेस, इसको अगर आप देखो बेटा ये थी बेस, देखो ये है AC, ये है बेस, और अगर आप हाइट देखो तो ये आपके पास हाइट जो कि क्या है, BC। ठीक है, ये आपके पास जो आ रही है लेंथ ओवरऑल, ये जो मैंने ब्लू से शो की है ये वाली, बेटा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जो कि किससे रिप्रेजेंट हुई है बेटा, वो रिप्रेजेंट हुई है आपके पास BC से। ओवरऑल जो आपके पास हाइट ऑफ ट्रायंगल है वो किससे रिप्रेजेंट हुई है, वो रिप्रेजेंट हुई है BC से। सो क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस, बेस क्या थी, बेस की वैल्यू थी टाइम AC मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है बेटा, BC। ये जो लाइन सेगमेंट है ये है हाइट BC, और BC की क्या वैल्यू है बेटा, AT। BC क्या थी, गेन इन स्पीड, और गेन इन स्पीड किसके इक्वल है आपके पास, AT के। सो मैं बेस इंटू हाइट, BC की जगह हाइट की जगह लिख सकता हूं AT, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बेटा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मेरे पास पहली शेप आ गई OABD में। बेटा अगर आप दूसरी शेप देखो OACD की, ये शेप बेटा एक रेक्टेंगल की शेप है। इस शेप को अगर आप विजुअलाइज करो तो ये एक रेक्टेंगल की शेप है। इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बेटा ये है OACD, ठीक है, OACD।
ये जो ओवरऑल बेटा एरिया है, इसको मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डायगोनल लाइंस, ये एरिया ऑफ कौन सा है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और बेटा आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहां लिखा हुआ भी है मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब बेटा लेंथ क्या होती है, लेंथ ये वाली, ये जो आपके पास लाइन है ये उसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, जो कि किससे रिप्रेजेंट हुई है, ओ ए से। ये लाइन सेगमेंट क्या है बेटा, ओ ए। और ओ ए और सी डी जो हैं ये भी आपस में, इनके जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ओ ए की भी सेम लेंथ है और सी डी की भी सेम लेंथ है। और सी डी क्या थी बेटा, हमारे पास सी डी थी वी आई। जब सी डी वी आई है और सी डी और ओ ए इक्वल है तो ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं, ओ ए की जगह बेटा हम लिख सकते हैं वी आई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी डी और ओ ए इक्वल ही है। लेंथ आ गई ओ ए। और बेटा विड्थ अगर आप देखो, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं, विड्थ है इसकी, इस रेक्टेंगल की ओ डी। विड्थ क्या है बेटा, ओ डी। और ओ डी किसके इक्वल है बेटा, टाइम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब मेरे पास बेटा दो शेप्स के एरियाज आ गए। अब हम यहां से देखते हैं, इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। टोटल एरिया ओ ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा उस, क्योंकि उस पूरे एरिया में दो शेप्स आ रही हैं, एक रेक्टेंगल है ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सो उन दोनों एरियाज को जब ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा ओ ए बी डी। सो अब हम इंडिविजुअल एरियाज निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है वहां, ओ ए, और ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के। इसको बेशक आप आगे लिख भी लो, ओ ए मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, ओ डी। ठीक है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। सो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के। ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के फ्रॉम द ग्राफ। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह एल्टीट्यूड का वर्ड भी यूज होता है, ए की बात है बेटा। बेस क्या है, ए सी, और हाइट है बी सी। ए सी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम, क्योंकि ए सी और ओ डी की जो लेंथ है वो सेम है, तो ए सी को हम टाइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बी सी है ए टी। बेटा आपको पता है अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब आपके पास टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी। टाइम की पावर क्या हो जाएगी, 2। सो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा अब टोटल एरिया ओ ए बी डी हमने निकालना है, तो हम एरिया ऑफ हमारे पास जो आया रेक्टेंगल उसे प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से। सो यहां यही किया मैंने, एरिया ऑफ आपके पास जो रेक्टेंगल है उसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल में ऐड कर दिया। सो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बेटा बनी है वो बनी है मेरे पास S। अब ये S कैसे आया बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी किसके इक्वल है, टोटल एरिया ओ ए बी डी के। सो टोटल एरिया ओ ए बी डी की जगह मैं S लिख सकता हूं, एंड S रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। S इज इक्वल टू वी आई टी plus half at square. This is second equation of motion. This is the final expression of second equation of motion. ठीक है बेटा, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है एज इट इज, आपने इसको देख लेना है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारी बेटा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर कंप्लीट होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? उसी तरह जिस तरह पहले दो केसेस में आपने ग्राफ ड्रॉ किया था और फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था। अगर आप नोट्स पर आए पेज नंबर 7 पर, तो लिखा हुआ क्वेश्चन एक्सप्लेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। वही फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा जो कि हमने पहले यूज़ किया है, और उसी तरह आपके पास ग्राफ भी आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ में भी उसी तरह वही चीज़ है। अब बेटा यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है एक शेप के बारे में। ठीक है, पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जो ये ओवरऑल शेप बन रही थी ओ ए बी डी को, इसको हमने 2 शेप्स में डिवाइड कर लिया था। एक थी ट्राइंगल ए बी सी और एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इस ओवरऑल शेप की बात करेंगे बेटा, अगर ये ओवरऑल शेप इसको देखा जाए आपकी अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया इसे। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है बेटा डी। ठीक है, इसको मैं यहाँ आकर बता देता हूँ।
अब बेटा ये एक ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम क्या होती है बेटा? ट्रेपीजियम एक ऐसी हमारे पास शेप होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा? हमारे पास एक ऐसी हमारे पास शेप जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। वो 4 साइड्स हमारे पास मतलब उनका दरमियान एंगल सेम भी हो सकता है, मतलब जैसे स्क्वायर है वो इस तरह की शेप भी हो सकती है, मतलब सारी साइड जो है उसकी इक्वल हो, या वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है, या वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकती है। पैरेललोग्राम में आपको पता है इस तरह डायगनली जो है वो पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। सो क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी हमारे पास 4 साइड्स हों, ठीक है। अब ट्रेपीजियम क्या होती है बेटा? ट्रेपीजियम हम कहते हैं, ट्रेपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं जिसकी 2 साइड्स क्या हों? आपस में पैरेलल हों और 2 साइड्स पैरेलल ना हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक शेप बनाता हूं आपके पास, एक ये लाइन मैं बनाता हूं, ठीक है, और एक मैं ये लाइन बनाता हूं, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या हैं बेटा? ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 2 लाइंस कब पैरेलल होती हैं? जब वो आपस में किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें या उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मेरे पास 4 जो ट्रेपीजियम है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स होंगी, तो मैं इसको इस तरह ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो बेटा ये मेरे पास ट्रेपीजियम बन गया। अगर आप देखो तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल नहीं है, इनके दरमियान कुछ और एंगल बन रहा है, मतलब कोई ये एक इस तरह बन रही है और एक कोई इस तरह बन रही है, ये आपस में पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा आपस में, ठीक है। जो पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा होता, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो ट्रेपीजियम बेटा कौन सी शेप होती है? जिसकी ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हो। अगर हम अपनी शेप को डिस्कस करें तो बेटा वो कुछ इस तरह की शेप बन रही है। अब इसमें 2 पैरेलल साइड्स कौन सी हैं बेटा? 2 पैरेलल साइड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 पैरेलल साइड्स, एक तो ये OA बन रही है, एक ये साइड है, एक ये लाइन सेगमेंट है, और एक बेटा है BD। एक बेटा ये है नंबर 1 कह देते हैं उसको, और ये बेटा नंबर 2। ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में क्या है? लाइंस हैं, आपस में पैरेलल है। और एक लाइन बेटा है AB और एक है OD, ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं है। ये ऐसी शेप क्या होती है? हमारे पास ट्रेपीजियम होती है, ठीक है। अब बेटा इसका हम एरिया निकालेंगे, इसका ओवरऑल एरिया निकालेंगे जो कि हमारी 3rd इक्वेशन में रिक्वायर होगा हमें, ठीक है। अब 3rd इक्वेशन में हमें एरिया इसका निकालना है बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ 1/2 या हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय distance between parallel sides। क्या फॉर्मूला है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये OA और BD का सम, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, तो OA प्लस BD, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पर तो मैंने क्या लिखा है? टोटल एरिया OABD जो कि किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 OA प्लस BD। OA प्लस BD क्या है बेटा? हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। OA प्लस BD क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। OA एक पैरेलल साइड और BD दूसरी साइड, दोनों आपस में पैरेलल हैं तो दोनों का सम आ गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब बेटा इनके ये जो OA लाइन है और BD लाइन है इनके दरमियान ये डिस्टेंस है बेटा, इसको मैं आपको ब्लैक मार्कर से शो कर देता हूं बेटा। ये डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये OA है और ये BD है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है बेटा। वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस इक्वल है OD के इक्वल, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? जो कि OD लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड होगा या जो OD लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। सो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस केस में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है? OD, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया बेटा OD।
अब आपको पता है जो टोटल एरिया होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो उसकी जगह मैंने लिख दिया s। अब मैं थोड़ी सी बेटा मैथमेटिक्स यूज करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इक्वेशन क्या बन गई, 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अब बेटा जब मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हर चीज होती है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बेटा अगर यहां आप देखो आपके पास डिस्टेंस प्रेजेंट है, डिस्टेंस आपके पास प्रेजेंट है s, ठीक है। उसके अलावा OA बेटा अगर आप ग्राफ से देखो तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OA लाइन सेगमेंट है, किसकी वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी VI की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास VI भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ OA। उसके बाद वो कह रहा है प्लस BD क्या है बेटा, BD ओवरऑल लाइन सेगमेंट, और ये किसके इक्वल है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बताता आ रहा हूं, ये किसके इक्वल है, ये VF के इक्वल है। सो BD इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, मल्टीप्लाई बाय बेटा OD क्या है बेटा, OD है टाइम। OD की जो लाइन सेगमेंट की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। बेटा टाइम भी प्रेजेंट है, डिस्टेंस भी प्रेजेंट है, VI और VF चार चीजें प्रेजेंट है। एक चीज जो नहीं है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब आपको मैंने बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने इन पांचों क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करवाना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो इन पांचों में से किसी 2, 3 या 4 की गिवन होती है। सो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन का फैक्टर इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। वो हम किस तरह लाएंगे बेटा, हम एक्सेलरेशन का जो फैक्टर है उसे दोनों साइड्स पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ये आपने शायद मैथ्स में चीज ये पढ़ी भी हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा एक इक्वेशन है, मैं लिखता हूं 2 + 1 = 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 = 2 + 1, आंसर क्या आएंगे, 3 = 3। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। बेटा अगर अब मैं क्या करूं, मैं इसमें एक काम करता हूं, मैं दोनों जो साइड्स हैं, ठीक है, दोनों जो मेरे पास साइड्स हैं उन पर मैं कुछ ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों साइड्स में 1 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स में 1 को ऐड कर दूं, दोनों साइड्स में बेटा मैं 1 को ऐड कर दूं और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो 1 यहां प्लस में है, वहां जाकर 1 क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 3 = 3 था, मैंने दोनों साइड्स में 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड में, या यहां क्योंकि उसने जो एग्जांपल आपके पास ली हुई है वो मल्टीप्लिकेशन की ली हुई है। ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से ही समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं मैंने दोनों साइड्स पर इसको 3 = 3 था, मैंने दोनों साइड्स पर 1/2 मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने दोनों साइड्स पर 1/2 मल्टीप्लाई करवा दिया खुद से। अब बेटा 1/2 मैंने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करा दिया, ये 1/2 क्या होगा, इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। किस तरह, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, तो 2 से कैंसिल। इक्वेशन पे बेटा कोई फर्क पड़ा, इक्वेशन वैसी ही रही, इक्वेशन रही 3 = 3। ठीक है, इसको दोबारा से देखते हैं। बेटा इस तरह था मेरे पास, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 = 3, मैंने दोनों साइड्स पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया खुद से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, 2 से कैंसिल। इक्वेशन वैसी ही रही, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन वैसी थी 3 = 3। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी इक्वेशन वैसी रही। तो अक्सर औकात बेटा मैथ्स के या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए हम खुद से इक्वेशन में दोनों साइड्स पर एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बात याद रखनी है कि वो जो फैक्टर आप इंट्रोड्यूस कराओगे वो इक्वेशंस के दोनों साइड्स पर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इक्वेशन इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप बेटा इस साइड पे से 1/2 मल्टीप्लाई कराते हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो ये इस केस में गलत हो जाएगी। तो अगर 1/2 का फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कराया है तो 1/2 का फैक्टर मैं दोनों साइड्स पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, सो 1/2 का फैक्टर बेटा मैंने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कराया, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसी तरह बेटा हम यहाँ आते हैं, अब मैं बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर आओ आप नोट्स के पेज नंबर 5 पर, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ओवर आपके पास क्या था ए सी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप बेटा देखो तो जो ए सी है आपके पास, ठीक है, जो ए सी है आपके पास बेटा वो ओ डी के इक्वल है, ठीक है। ए सी और ओ डी के लेंथ सेम है, मैं ए सी लिख दूं या मैं ओ डी लिख दूं बात सेम ही है, ठीक है। चाहे मैं बी सी लिख दूं, चाहे मैं ए सी लिख दूं या चाहे मैं ओ डी लिख दूं, बात सेम ही है। सो बी सी ओवर ओ डी या बी सी ओवर ए सी का मतलब सेम ही है, और बी सी ओवर ओ डी या बी सी ओवर ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, एक्सेलरेशन को। सो बी सी ओवर ओ डी ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है आपके पास एक्सेलरेशन के, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई, ये एक्सेलरेशन के। सो इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर मैंने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, जो कि क्या है बी सी ओवर ओ डी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड्स पे तो यहां आ जाएगा बी सी ओवर ओ डी, यहां भी आ जाएगा बी सी ओवर ओ डी। ये जो ओ डी डिवाइड हो रहा है और ये जो ओ डी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको पता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला ओ डी ये वाले ओ डी से कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब हम इस इक्वेशन में ओ ए और बी डी और बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी ओवर ओ डी की जगह बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, बी सी ओवर ओ डी की जगह बेटा आ जाएगी एक्सेलरेशन, क्योंकि बी सी ओवर ओ डी क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके अलावा इसको थोड़ा सा इरेज हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं, वी आई। अच्छा, ओ ए बेटा क्या है, ओ ए डिस्टेंस है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। बी डी ओवरऑल डिस्टेंस बेटा क्या है, वी एफ, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। उसके बाद बेटा रह क्या गया, बी सी। बी सी किसके इक्वल है बेटा, ए टी के, गेन इन स्पीड। और मैंने सेकंड इक्वेशन में बताया कि गेन इन स्पीड ए टी किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई के। तो ए टी की जगह मैंने इक्वेशन को, क्योंकि एक शेप देनी है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए टी की जगह क्या पुट कर रहा हूं, क्योंकि जो आपके पास बी सी है वो ए टी के इक्वल है और ए टी फर्दर किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई के। सो बी सी की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब मैंने बेटा क्या किया, आपको पता है जो एडिशन है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हो सकता है कंप्यूटर वाले बच्चों ने कंप्यूटर में पढ़ा हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर शो करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2। आंसर दोनों केस में क्या आ रहा है, 3, ठीक है। विद रिस्पेक्ट, ये सिर्फ एडिशन पर अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर मैं 2 को 1 में ऐड कर दूं या 1 को 2 में ऐड कर दूं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन माइनस में नहीं होती, जैसे 2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 - 2, क्योंकि 2 - 1 1 और 1 - 2 -1, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं इस तरह लिख सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2। इसी तरह बेटा मैंने यहां किया है, वी आई प्लस वी एफ को मैंने लिख दिया वी एफ प्लस वी आई, ठीक है, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां अप्लाई की। और ये ऐसे ही लिख दिया क्योंकि नेगेटिव में है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी एफ माइनस वी आई। बेटा अब आपने 8th क्लास मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ कर आए होगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। ये फॉर्मूला आप 8th क्लास मैथमेटिक्स में लाजमी आपने ये फॉर्मूला पढ़ के आए होगे आप, कि क्या फॉर्मूला था बेटा, वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a²। इसको हम, क्योंकि वहां आपको नजर नहीं आएगा तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आप 8th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़कर आए होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब बेटा इस इक्वेशन को अगर आप देखो ये वाली, तो इसमें a आपके पास क्या है बेटा, a है आपके पास वी एफ, ठीक है,
और बी क्या है बेटा आपके पास, वी आई, ए वी एफ और बी वी आई। इसी तरह यहां ए वी एफ और यहां बी वी आई। सो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि वी एफ जो है वो ए के इक्वल है और जो वी आई है आपके पास वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है। ठीक है, सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है। अब इसको, इस इक्वेशन को हम कब जो है अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, बेटा जब हम, आप देख सकते हो इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जाम्पल में टाइम नहीं दिया जाता, हमें एक्सेलरेशन दी जाती है, हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है और वो हमें कहता है कि डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि क्या है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा यहाँ हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस कंप्लीट हुई। इसकी आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तीनों इक्वेशंस में से कोई भी पेपर में आ सकती है। उसके लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्या है, सबसे पहले वो कंसीडर वाला ग्राफ जो कि तीनों क्वेश्चंस में मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स में। उसके बाद ग्राफ, बड़ी अच्छी तरह ग्राफ में अब ये एरियाज भी मेंशन करने हैं। वहां बेटा उसने देखो एरिया भी मेंशन किया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 t इंटू ए टी, और नीचे रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, वो भी अब मेंशन करना है। और हर बी सी, हर लेंथ को अच्छी तरह से मेंशन करना और बताना है ये वी आई के इक्वल है, ये वी एफ के इक्वल है, ये टाइम के इक्वल। ग्राफ में कोई गलती अगर होगी तो नंबर आपके कट जाएंगे। उसके बाद ग्राफ बनाना है और फिर हर इक्वेशन ऑफ मोशन की जो अलग से डेरिवेशन जो कि बुक में है उसी तरह और नोट्स में है उसी तरह आपने कर देनी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी हो तो आप अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे विच इज़ गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और थ्रू एन इमेज। आज के लिए बेटा हमारा लेक्चर इतना ही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।